बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्विलिब्रियम। आज हमारा टॉपिक है बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। बेटा ये बहुत ही अहम लॉ है, बहुत ही अहम कानून है। आप लोग जानते हैं कि हम केमिकल एक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। हम कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है वो उन रिएक्शंस में जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं बेटा जो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। उनमें रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो डीकम्पोज होके आपस में दोबारा रिएक्ट करके वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो और मुकम्मल प्रोडक्ट ना दे बेटा, वो इंडस्ट्री में तो फिर वो रिएक्शन जो है वो काम नहीं आएगा ना, क्योंकि वो 100% प्रोडक्ट नहीं बना सकता। साइंटिस्ट ने बेटा फिर इस मसले के हल के लिए, जिसमें ये साइंटिस्ट था हेनरी ली चैटलियर, इसने बेटा बताया कि आप किस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कंडीशंस चेंज करके मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी आप कंडीशन चेंज करेंगे तो एक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। जब एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, ताकि वो रिएक्शन दोबारा एक्विलिब्रियम को हासिल कर सके। यानी कि जब आप कंडीशन चेंज करके एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो रिएक्शन जो है वो दोबारा से एक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इस काम को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक वो कहता है कि इफ़ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम एट एक्विलिब्रियम, कि एक सिस्टम है, यानी कि सिस्टम से मुराद यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा, उसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि आप उसके एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे करते हैं? आप उसमें कंडीशन चेंज कर देते हैं। तो वो कहता है जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम पे जो एक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन जो एक्विलिब्रियम में है, उस पर आप कोई कंडीशन चेंज करके उसको जो है ना वो एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, सिस्टम इस तरह से बिहेव करेगा एज टू नलीफाई एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस, के सिस्टम इस तरह से भी एक्ट करता है कि जो आपने उसमें चेंज लेके आए हैं, जो आपने स्ट्रेस अप्लाई की है, उस स्ट्रेस को नलीफाई कर सके। यानी आपने, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट है ए और बी, वो आपस में रिएक्शन करके बेटा एक्विलिब्रियम की कंडीशन में चले गए, प्रोडक्ट बना दिया सी और डी, और वो रिएक्शन एक्विलिब्रियम में चला गया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्विलिब्रियम में चूंकि ए और बी रिएक्टेंट और सी और डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम थी, कांस्टेंट हो गई। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने उसमें स्ट्रेस अप्लाई की। स्ट्रेस कैसे अप्लाई की? मैंने कंसंट्रेशन ए और बी की बढ़ा दी, यानी कि मैंने उस रिएक्शन मिक्सचर में ए और बी और ऐड कर दिया। अब मैंने उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, उस रिएक्शन के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दी कि मैंने जो एक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, मैंने वो कंसंट्रेशन चेंज की। किसकी चेंज की? रिएक्टेंट की चेंज की। अब रिएक्शन नहीं चाह रहा था कि कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की किसी की चेंज हो, लेकिन मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब वो इस तरह एक्ट करेगा कि मेरे चेंज को नलीफाई कर सके, यानी कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाया है तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि रिएक्टेंट की जो मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई है उसको कम कर सके, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो इस तरह बिहेव करता है कि आप जो उसमें चेंज लेके आ रहे हो कंसंट्रेशन में, उसको नलीफाई कर सकता है, उसके इफेक्ट को जो है ना वो ज़ीरो करने के लिए या चेंज करने के लिए, वो नलीफाई करने के लिए उसके इफेक्ट को वो सिस्टम उस तरह बिहेव करता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा जो है वो हम काम करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। द सिस्टम कैन नॉट कम्प्लीटली कैंसल द इफेक्ट ऑफ द चेंज बट विल मिनिमाइज इट। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा, आप लोगों को याद है कि कंडीशन क्या हो सकती है। एक रिएक्शन जो एक्विलिब्रियम में है उसकी बेटा कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब रिएक्शन एक्विलिब्रियम में रहेगा।
प्रेशर और वॉल्यूम जो है बेटा ये चेंज ना करें, प्रेशर जितना था उतना ही रहने दें, तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। प्रेशर आप चेंज ना करें, वॉल्यूम चेंज ना करें और आप टेम्परेचर चेंज ना करें। तो अगर आप ये सारे काम जो हैं वो नहीं करते, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करते, प्रेशर चेंज नहीं करते, वॉल्यूम चेंज नहीं करते, टेम्परेचर चेंज नहीं करते, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन अगर आपने इन चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी चेंज कर दी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन फिर इस तरह बिहेव करेगा कि जो आपने उसमें जिस कंडीशन में जो चेंज किया है वो उसके मुखालिफ अमल करेगा, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सके, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सके। तो ये बेटा बड़ा अहम जो है वो लॉ है, तो इसको आपने याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से, वो क्या थी, वो है कंसंट्रेशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम में आ गया, हमने उसमें कंडीशन चेंज की, कौन सी कंडीशन चेंज की, कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो फिर उस रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये समझने के लिए बेटा हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कि बिस्मथ ट्राइक्लोराइड जो है वो वाटर से रिएक्शन करती है और BiOCl बनाती है, जिसको हम आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन जो है बेटा वो चलता गया और ये इक्विलिब्रियम में आ गया। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आया तो हमने इसके लिए Kc एक्सप्रेशन लिखे। उसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बटे के ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बटे के नीचे हमने लिख दी। तो हमें लिखने आते हैं। अब बेटा वो कहता है कि अगर आप इस रिएक्शन में जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया है तो आप क्या करें, आप इसमें HCl की अमाउंट बढ़ा दें। किसकी अमाउंट बढ़ा दें, HCl की। HCl क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था तो उसमें रिएक्टेंट की अमाउंट जो थी वो और प्रोडक्ट की अमाउंट जो थी वो कांस्टेंट थी। अब आपने इसमें चेंज लेके आए, क्या चेंज लेके आए, आपने प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा दिया। अब आपने HCl की अमाउंट को बढ़ाया है तो सिस्टम ने आपके चेंज को, जो आपने उसमें चेंज लेके आए हैं, उसको नलीफाई करना है। कैसे नलीफाई करेगा, वो उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा जब जहाँ पे HCl इस्तेमाल हो रहा हो, और HCl इस्तेमाल हो रहा है रिवर्सिबल डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन जो है बेटा वो कहाँ पे मूव करेगा, रिवर्सिबल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ताकि जो आपने HCl की अमाउंट बढ़ाई है वो उसको यूज़ कर सके और दोबारा से जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रिएक्शन आ सके। अब इसके बाद हमने ये भी कर सकते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया था, तो मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मैंने वाटर उसमें ऐड कर दिया। जब बेटा हमने वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर क्योंकि रिएक्टेंट में से है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो थी वो कांस्टेंट थी, तो मैंने और उसमें वाटर ऐड कर दिया रिएक्शन मिक्सचर में। अब सिस्टम जो है वो मेरे चेंज जो मैंने चेंज किया उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, मैंने वाटर की अमाउंट बढ़ाई है, सिस्टम इस तरह से मूव करेगा, बिहेव करेगा कि वो इस वाटर की एडिड अमाउंट को इस्तेमाल कर सके। और वाटर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जानिब, यानी कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनती है तो वाटर यूज़ हो रहा है, तो वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि जो मैंने वाटर की अमाउंट ऐड की है उसको इस्तेमाल कर सके और रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ सके। तो बेटा इस तरह ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज करके रिएक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा जो है ना वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम है। बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, इसको समझने के लिए आपने बेटा एक बात याद रखनी है। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये कहाँ पे पढ़ा था? बॉयल्स लॉ में पढ़ा था। और एवोगैड्रोस लॉ में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये दो बातें आपको बेटा जब तक आपके माइंड में नहीं होंगी आप इसको नहीं समझ सकते। यानी कि हमें पता है कि प्रेशर चेंज करने से एक गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम चेंज करने से अल्टीमेटली नंबर ऑफ मोल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वॉल्यूम भी होगा। तो अब यहाँ पे आपने बेटा नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को बेटा मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको चेंज करना है। आपने सबसे पहले तो एक रिएक्शन के दौरान, एक रिएक्शन में, जैसे हमारे पास रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, ये रिएक्शन करती है O2 से और क्या बनाती है? SO3। तो इस रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 2 मोल्स बेटा अगर SO2 के हों तो वो 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 3। और 2 मोल SO3 के बनते हैं, यानी प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं? 2। तो हमें ये बात यहाँ पे समझ आ रही है कि 3 मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करते हैं, तो 2 मोल जो है वो प्रोडक्ट के बनते हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने बेटा प्रेशर जो है ना वो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। इस रिएक्शन में मैंने क्या किया? मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल के डिक्रीज करने से क्या होगा कि ये रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे कम नंबर ऑफ मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल को डिक्रीज करेगा। कम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे हैं बेटा? प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो ये रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने से किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन फिर जाएगा। जब हम इस रिएक्शन में, ये जो आपके सामने रिएक्शन है, इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन जो है बेटा प्रेशर इंक्रीज करने से इस रिएक्शन में मौजूद गैसेस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? वो भी डिक्रीज होंगे। तो रिएक्शन इस इफेक्ट को कम करने के लिए, प्रेशर के जो इंक्रीज हो रहा है इस इफेक्ट को कम करने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ये रिएक्शन, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब लेट्स सपोज कि हमने क्या किया? हमने इसी रिएक्शन के लिए हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आया था। हमने क्या किया? हमने इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में प्रेशर चेंज कर दिया, यानी कि प्रेशर डिक्रीज कर दिया। प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम के इंक्रीज करने से बेटा नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो प्रेशर हमने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करेंगे। अब ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल हैं। रिएक्टेंट्स के 3 नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं और प्रोडक्ट के 2 हैं, तो ये रिएक्शन क्या करेगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि नंबर ऑफ मोल को बढ़ा सके, ताकि वॉल्यूम बढ़ सके। तो ये है बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर। तो इसको आपने इस तरह से समझ लेना है। अब बेटा हम क्वांटिटेटिवली अगर स्टडी करें क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हमारे पास सिंथेसिस ऑफ SO3 है, यानी यही रिएक्शन हमने मजीद मद्देनजर रखा। इसके लिए हमने Kc एक्सप्रेशन लिखे, वो आए Kc = 4x² V/a-2x² b - x। V यहाँ पे बेटा वॉल्यूम है रिएक्शन मिक्सचर का, A और B नंबर ऑफ मोल्स हैं SO2 और
O2 के, और x जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के। अब इस इक्वेशन के मुताबिक वो कहता है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो x जो है वो कम हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो x क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। और Kc कांस्टेंट रखने के लिए, यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो उसमें x जो होगा वो कम हो जाएगा, ताकि प्रोडक्ट जो है उसका आंसर जो है वो कांस्टेंट रह सके। आंसर क्या रह सके? कांस्टेंट रह सके। तो सिस्टम क्या करेगा? उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे x कम हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि x इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो x को कम करना है तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह PCl5 के लिए भी बेटा सेम है कि PCl5 जो है ये डिकम्पोज हो के PCl3 और Cl2 बनाता है। अब यहाँ पे देखें तो 1 मोल बेटा रिएक्टेंट का है और टोटल 2 मोल जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट के हैं। अब इस रिएक्शन को अगर आपने समझना है तो इस तरह से समझना है कि यहाँ पे 1 मोल रिएक्टेंट का 2 मोल प्रोडक्ट के हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम के डिक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? वो भी डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? वो भी डिक्रीज करेंगे। यानी कि इस रिएक्शन के लिए बेटा अब हिसाब कुछ इस तरह से है कि अगर इस रिएक्शन के लिए हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज किस तरफ कर रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। इस तरह N2O4 के लिए भी है। नेक्स्ट बेटा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। बेटे आप लोग जानते हैं कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि उनमें हीट रिलीज हो रही होती है। नो डाउट कि उनको स्टार्ट होने के लिए कुछ हीट की ज़रूरत होगी, लेकिन ओवरऑल वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी हीट रिलीज कर रहे होते हैं। और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, यानी उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो रिएक्शन की नेचर को समझ के कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने से हम रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगा, और अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको डिक्रीज इन द टेम्परेचर फेवर करेगा। फेवर से मुराद फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप लेके जाना चाहते हैं रिएक्शन को, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर से और बनाती है CO2 एंड H2। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। बेटा इसमें हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 41.84 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, नेगेटिव साइन का मतलब है रिलीज हो रही है। ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसको तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, ये तो एनर्जी पहले ही रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया और मैंने इसको टेम्परेचर मज़ीद प्रोवाइड कर दिया, यानी मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। अब प्रोडक्ट तो बेटा पहले ही कम एनर्जी पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए तो ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, इसको एनर्जी चाहिए ही नहीं। तो मैंने इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हीट नहीं चाहिए। अगर हमने उसको हीट किया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली हम उसकी गिवन जो हीट है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो क्या करेगा? हीट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कूल कर रहे हैं। टेम्परेचर कम कैसे करेंगे? कूल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हीट रिलीज कर रहा है और उसकी हीट को हम जो है वो बाहर से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो और हीट रिलीज करेगा, और फिर वो हीट रिलीज करने के लिए किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस इसके अपोजिट है कि वो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। जिस तरह KI जो है पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हीट को जज़ब करता है। अब हमें पता है ये हीट एब्जॉर्ब करता है, तो अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है
तो हम क्या करेंगे बेटे, हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये हीट ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये रिएक्शन जो होगा बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से हीट को एब्जॉर्ब करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। बेटा सोलबिलिटी जो है ना वो भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि कोई सब्सटेंस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो उनकी हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव से मुराद ये है कि वो हीट रिलीज कर रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर ऐसे हीट ऑफ सोल्यूशन जिनकी नेगेटिव होगी, यानी कि जिनमें सोल्यूशन में तैयार किया, सोल्यूट को उठाया हमने, वाटर में हल कर दिया या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज कर रहा है पहले ही, तो अगर हम उसके लिए उस रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली सोलबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे रिएक्शन जिनके लिए हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो इस कंडीशन में बेटा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोलबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कैटलिस्ट का बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट नहीं करता। ये दोनों रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की भी और बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट को इंक्रीज कर देता है। बस ये फ़र्क पड़ता है कि इक्विलिब्रियम जो 10 मिनट बाद इस्टेब्लिश होना था वो 3 मिनट में इस्टेब्लिश हो जाता है। बस कैटलिस्ट का ये इफेक्ट होता है। इसके बाद बेटा एप्लीकेशन है। अब हम इंडस्ट्री में आ गए हैं। हमारे पास एक बहुत अहम रिएक्शन है बेटा हेबर प्रोसेस में, अमोनिया फॉर्मेशन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया बनती है। रिएक्शन आपके सामने है, इसके लिए हीट भी उसने दी हुई है कि ये हीट देखें तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू -92.46 किलो जॉल पर मोल है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बेटा सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें, अब हमने कंडीशन चेंज करनी है ताकि इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो है वो अमोनिया हासिल की जा सके, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें बहुत जल्द इक्विलिब्रियम आ जाता है। यानी कि अगर हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो 33.3% जो है वो अमोनिया बनेगी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब एक इंडस्ट्री जिसमें अमोनिया को जिसने सेल करना है एज अ प्रोडक्ट, वो ऐसा तो नहीं कर सकती कि वो 67% जो है वो रिएक्टेड वैसे ही पड़े रहें और 33% जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हुए। इस बात को तो नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने कोई मेथड लगाना है ताकि हम इसको मुकम्मल 100% जो है वो अमोनिया हासिल कर सकें। तो उसके लिए फिर हम ये कंडीशन चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे और इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जो है वो चेंज करेंगे। अब बेटा हम इंडस्ट्री में बैठ के बात कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्री में हम इन सारी कंडीशन को इस तरह से चेंज करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन का है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगा हम जो है वो अमोनिया को रिमूव करना शुरू कर देंगे। यानी कि हम अमोनिया को जैसे ही अमोनिया रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया हमने अमोनिया को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमने रिएक्शन मिक्सचर में से अमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर दिया। तो रिएक्शन क्या करेगा, वो अमोनिया की कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आ रहा है तो उसको उसके अपोजिट मूव करेगा, यानी कि उसके अपोजिट वो एक्ट करेगा कि हम जो इफेक्ट लेके आ रहे हैं, हम क्या इफेक्ट लेके आ रहे हैं, हम अमोनिया के अमाउंट को कम कर रहे हैं। रिएक्शन क्या करेगा, वो सिस्टम हमारे हरकत के ख़िलाफ़ जाएगा, यानी कि वो अमोनिया के अमाउंट को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंटिन्यूसली अमोनिया को विदड्रॉ करते रहें, कंटिन्यूअल विदड्रॉ ऑफ अमोनिया, यानी कि अगर कंटिन्यूसली हम अमोनिया को बाहर निकालते रहें, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। अब बेटा इस रिएक्शन में हम आ जाते हैं प्रेशर के इफेक्ट के ऊपर। प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, प्रेशर को हमने बढ़ाना है या कम करना है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। ये समझने के लिए बेटा हम उसी रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ
मोल्स। तो रिएक्टेंट बेटा देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के, यानी टोटल कितने हो गए? 4 मोल रिएक्टेंट के हैं, 4 मोल रिएक्टेंट के हैं और 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, यानी कि 4 मोल जो है वो 2 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के टोटल 4 मोल हैं, प्रोडक्ट के टोटल 2 मोल हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर को मैं क्या करता हूँ? इंक्रीज करता हूँ। अब मैंने ये हिसाब लगा लेना है, प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ मोल को डिक्रीज करने के लिए फिर वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल है, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? प्रेशर का। प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दूसरा पॉइंट बेटा आपने समझ लेना है कि आपने इंक्रीज इन द प्रेशर कर लेना है, प्रेशर को इंक्रीज कर देना है। अब हम तीसरे फैक्टर पे आ जाते हैं, तीसरी कंडीशन वो क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को चेंज करना है। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाएं या कम करें? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेके जाना है, रिवर्स का नहीं हमने सोचना, क्योंकि इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाना है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट इसको नहीं चाहिए, ये हीट को पहले ही रिलीज करता है। उसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो फिर हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इस रिएक्शन को हम कहाँ पे लेके जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो कहता है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट द इट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो उसके लिए उसने ग्राफिकली बेटा एक्सप्लेनेशन की हुई है, आपने इसको बस इतना ही याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद बेटा ऑप्टिमम कंडीशन फिर जो अप्लाई की जाती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने बताना है कि अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या लगाई जाती हैं। साइंटिस्ट फिर क्या ऑप्टिमम कंडीशन लगाते हैं? ऑप्टिमम कंडीशन में हमारे पास बेटा जो है वो टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किया जाता है, प्रेशर जो है वो 2 से 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और आयरन कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। और इसको हम जो है ना वो एक फ्यूज्ड मिक्सचर के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, एलुमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड शामिल है। इसके बाद बेटा हम जो है वो एक्विलिब्रियम मिक्सचर में अमोनिया 35% बाय वॉल्यूम होती है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और उसकी डिस्टिलेशन करके इसको प्योर अमोनिया जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसको आपने समझ लेना है। अमोनिया को मैक्सिमम कैसे हासिल किया जा सकता है और लीचेटलियर को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे इस प्रिंसिपल को। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा जो है वो हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।